स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1773 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन की औपचारिक शुरुआत इसी कानून से मानी जाती है। इसके पहले बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधि होती है तो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन की शुरुआत तो हो जाती है, परंतु 1765 से 1772 का काल द्वैत शासन के रूप में माना जाता है। इस समय सत्ता मूलतः रहती तो ब्रिटिश शासन के पास ही है, ब्रिटिश कंपनी के पास है, पर जो औपचारिक शासक रहता है वो बंगाल का नवाब रहता है। पर बंगाल में बढ़ती समस्याओं को देखते हुए जो प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, साथ ही 1768 से 70 के दौर में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ता है जिसमें करोड़ों लोग मारे जाते हैं। उस दौरान ये महसूस किया गया कि अब जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण में बंगाल को लेना ही ज़्यादा बेहतर है। तो 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति के बाद अंग्रेज़ों का नियंत्रण बंगाल में स्थापित होता है। चूँकि बंगाल में ब्रिटिश कंपनी अपना शासन स्थापित करती है जो कि प्राइवेट एंटिटी थी, और इंग्लैंड में ब्रिटिश कंपनी एक निजी सत्ता थी और वहीं ब्रिटिश सरकार भी विद्यमान थी। पर होता ये है कि 1772 से पहले जब कंपनी केवल आर्थिक कार्यों पर संलग्न थी तो ब्रिटिश सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। पर जैसे ही प्रशासनिक कंट्रोल नियंत्रण बंगाल का ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आता है तो ब्रिटिश सरकार नियमन स्थापित करने हेतु विभिन्न कानून लाती है, और इसी कड़ी में पहला कानून जो ब्रिटिश संसद से पारित होता है वो है भारत शासन अधिनियम 1773। इसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट भी बोल देते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये नियमन करती है ब्रिटिश कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का। तो अगर हम देखा जाए, हम देखिए कि कारणों में तो जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैत शासन की समाप्ति होती है, बंगाल में ब्रिटिश कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित होता है, और इस निजी ब्रिटिश कंपनी पर सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया जाता है। अब ब्रिटिश कंपनी जो शासित होती है वो शासित होती है कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे कोई भी निजी कंपनी काम करती है, एक उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है, संचालक मंडल भी जिसे बोलते हैं, संचालक मंडल, ये 14 सदस्य इसमें रहते हैं। ये मिलकर कंपनी का शासन चलाते हैं, पर अब इन पर नियंत्रण स्थापित होता है ब्रिटिश संसद का। तो आइए जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या ऐसे प्रावधान थे जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को खास बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला परिवर्तन जो होता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, जो संचालक मंडल रहते हैं ब्रिटिश कंपनी के वो 24 सदस्यीय रहते हैं। पहले 500 उनका जो 24 सदस्यीय संचालक मंडल का चुनाव जो होता है वो शेयरधारकों द्वारा किया जाता है, और किन शेयरधारकों द्वारा? जिनके पास मिनिमम 500 पाउंड के शेयर्स हों, ठीक है, और इनका चुनाव प्रतिवर्ष होता है। और ब्रिटिश सरकार का, चूँकि आर्थिक कार्यों से संलग्न थी, तो एक नॉर्मल कंपनी की तरह ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति का पालन करती थी, परंतु इनके प्रशासनिक कार्यों में शामिल होने से, द्वैत शासन की समाप्ति होने से, इन्होंने शेयरधारकों की संख्या में थोड़ा विशिष्टता लाई। अब 1000 पाउंड या उससे ऊपर के शेयरधारक ही उनका निर्वाचन कर सकते थे। आप समझ सकते हैं कि
ये थोड़ा सा इसे कहते हैं एक नियमन स्थापित करने में पहला कदम है। अब जो है अस्थिरता की कमी हेतु अब इनकी नियुक्ति 4 वर्षों हेतु होती है। पहले प्रतिवर्ष था, अब 4 वर्षों हेतु होती है, जिनमें से 1/4 सदस्य यानी 6 सदस्य हर साल में नए आते जाएंगे, जैसा कि राज्यसभा में भी देखा जाता है, और सरकारी नियंत्रण की शुरुआत भी होती है। तो अभी मैंने बताया कारण, और ब्रिटिश कंपनी में या इंग्लैंड में स्थापित ब्रिटिश कंपनी में क्या परिवर्तन आया। अब हम जानेंगे आगे के मामलों को। हाँ, दूसरा एक महत्वपूर्ण जो है ब्रिटिश कंपनी के ही स्तर पे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपनी समझ से राजस्व संबंधित यानी टैक्सेशन, दीवानी व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगी। ठीक है, अब आपकी जवाबदेही स्थापित हो गई है। फिर अगला है कि बंगाल का गवर्नर। ये चीज़ जान लीजिए कि जब बंगाल में भारत में बंगाल, बॉम्बे व मद्रास, इन 3 जगहों पर ब्रिटिश सेंटर हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो मुख्य शासक हुआ करते थे वो है गवर्नर के नाम पे जाना जाता था। बॉम्बे में अलग गवर्नर था, बंगाल में अलग गवर्नर था, मद्रास में अलग गवर्नर था। तो बंगाल के गवर्नर को एक तरीके से प्रोन्नति देते हुए बंगाल के गवर्नर जनरल नाम से जाना गया, क्योंकि बंगाल इनका मुख्य सेंटर हुआ करता था और बंगाल से ही इनका मुख्य नियंत्रण, शासकीय नियंत्रण इनका बंगाल में ही था साबित हुआ था। तो उसको महत्ता देते हुए उसे बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स को वो गवर्नर जनरल बनाया गया, उस पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही विशेष परिस्थितियों में, ध्यान दीजिएगा, विशेष परिस्थितियों में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों का पर्यवेक्षण, यानी कि उन पर नज़र रख सकता है, उनको आप सहायता देगा, जो भी होगा वो करने का दायित्व आ गया बंगाल के गवर्नर जनरल पर। साथ ही एक और चीज़ जो आई है इम्पोर्टेंट, बंगाल के गवर्नर जनरल, चूँकि ऐसा कहा जाता है ना कि अगर एक व्यक्ति अकेला शासन करेगा तो तानाशाही की संभावनाएं हैं, तो एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। ठीक है, और इसे काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल, और इसमें 4 सदस्य रखे गए जिनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए था। और यहाँ खास बात यह है कि इनकी नियुक्ति जो होती है वो सम्राट द्वारा की जाती है। अब चूँकि सम्राट यानी वो ब्रिटिश सरकार, तो एक तरीके से ये भी जो है ब्रिटिश कंपनी में कि उसमें एक हस्तक्षेप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सरकार के प्रतिनिधि हैं। ये जो काउंसिल मेंबर्स हैं, ये कार्यकारिणी सदस्य हैं, ये ब्रिटिश कंपनी की ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक तरीके से सरकार के विचारों को वहाँ पे काउंसिल में व्यक्त करेंगे किसी भी विषय में। अब यहाँ पे अगर इनके कौन कौन सदस्य बनते हैं तो आप नाम भी जान सकते हैं, कोई खास मतलब नहीं है, बट विशेष एक फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन, ऐसे कुछ नाम है, अंग्रेजी नाम है तो थोड़ा सा, और वॉरवेल, ये 4 जो है मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं। कोई खास महत्व के नहीं है, पर अगर याद कर पाए तो कर लीजिएगा, कोई खास जरूरी नहीं। फिर साथ ही एक बड़ी बात, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। व्यवस्था 1773 में की गई थी, स्थापना प्रॉपरली 1774 में होती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। हाँ, ध्यान दीजिए, इनकी भी नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाती है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी चूँकि आर्थिक कंपनी थी तो उनको न्याय के बारे में कितना ही अनुभव था, तो सरकार ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि ये मैं डिसाइड करूँगा। और मुख्य न्यायाधीश के तौर पे एलिजा इम्पे की नियुक्ति की जाती है। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ अपील आपको जब करना होगा तो लंदन में प्रिवी काउंसिल, जिसे वहाँ का हाई कोर्ट भी कहते हैं, वहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप लंदन स्थित ब्रिटिश हाई कोर्ट यानी प्रिवी काउंसिल में आप अपील कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा था। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा या जाना होगा इतिहास में कि दस्तक दिया जाता था नवाबों द्वारा। दस्तक एक तरीके का पास होता था जिसका प्रयोग करके आप जो शुल्क चौकियां हैं, टोल प्लाजा एक तरीके समझिए, चुंगी वगैरह, वहाँ पे आप उसको दिखा के कम दर पर या सही आप सामान को मूव कर सकते थे, अपना व्यापार कर सकते थे।
पर इन्होंने क्या किया, दस्तक का दुरुपयोग शुरू किया। किसने? ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों ने। उन्होंने क्या किया कि अपना निजी व्यापार भी उसी दस्तक के भरोसे सहारे करने लगे और उससे क्या हुआ, कंपनी का व्यापार भी प्रभावित हुआ। और जो है तत्कालीन समय में जो नवाब थे या बंगाल पे इनका शासन हुआ करता था, उनकी भी चुंगी में कमी आई और ये इसको बेचते भी थे। ये दस्तक को ये प्राइवेट एंटिटी यानी भारतीय व्यापारियों को भी दे देते थे कि इसका यूज़ करके आप जो है अपने सामान की आवाजाही करिए। तो इससे काफ़ी हानि होने लगी। अंत में ये बक्सर के उसका कारण भी, एक महत्वपूर्ण कारण भी बना। बहरहाल इस कानून में कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर और साथ ही उन उपहार लेने पर ये एक तरीके से भ्रष्टाचार से इसका संदर्भ है कि आप जो है भ्रष्टाचार ना करें, दस्तक का दुरुपयोग या किसी अपने पद का दुरुपयोग ना करें, पर प्रतिबंध स्थापित कर दिया गया। तो ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से संबंधित है, कोई विशेष महत्व की नहीं है। और बाकी धीरे धीरे हम आगे की वीडियो में विभिन्न कानूनों को पढ़ेंगे। धन्यवाद आज के लिए।